Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, today we will discuss a second part of the chapter of relevancy of character. In the previous lecture, we have discussed section 46 and 47. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके आप सारे BSA के लेक्चर्स को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले, रिमेनिंग सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी भी 70% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर का सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि कैरेक्टर क्या होता है, कि एक जनरल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो पर्सन में होती है वही पर्सन के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। और कैरेक्टर इज द एस्टिमेशन ऑफ पर्सन बाय हिज कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी अपने बारे में जो राय रखती है वही हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। क्योंकि कम्युनिटी में, लोगों में अपनी इमेज क्या है, अपने राय क्या है, अपने बारे में उनकी राय क्या है, यही कैरेक्टर को डिफाइन करती है। और उसी कैरेक्टर की रिलेवेंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो सेक्शन 46 में हमने देखा था ये गुड और बैड कैरेक्टर सिविल केसेस में रिलीवेंट नहीं है, लेकिन अगर फैक्ट इन इशू में कैरेक्टर है तो वहां पर रिलीवेंट होगा। सेक्शन 47 में हमने डिस्कस किया था कि इन क्रिमिनल केसेस गुड कैरेक्टर इज रिलीवेंट, bad character is not relevant, but in reply to good character bad character becomes relevant. Now we will discuss section 48, evidence of character of previous sexual experience not relevant in certain cases. Section 48 deals with that. In prosecution for an offense under section 64 to section 71, that is a provision for rape, and section 74, assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty. Section 75, sexual harassment. Section 76, assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe. Section 77, voyeurism. Section 78, stalking. And for attempt to commit any such offense where the question of consent is in issue. Then evidence of the character of victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent. So whenever the prosecution for the offense relating to the rape, अगर रेप के चार्जेस अगर किसी पर्सन पे है, या assault or use of criminal force to woman with intent to outrage the modesty, outraging the modesty of woman का अगर चार्जेस है किसी पर्सन पे, या सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है, या किसी वुमन पे असॉल्ट किसी इरादे से, उसको नेकेड करने के इरादे से, या वोयरिज्म ताक झांक हो रही है, या स्टॉकिंग पीछा किया जा रहा है, या इन सारे ऑफेंस का अगर अटेम्प्ट भी कोई करता है और उस पर्टिकुलर ऑफेंस में उस वुमन की कंसेंट क्वेश्चन में, कि अगर ये सारे ऑफेंस अगर कंसेंट के साथ होते तो ऑफेंस होता ही नहीं। रेप अगर कंसेंट के साथ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कंसेंट के साथ है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। वही जितने ऑफेंसेस है अगर विद कंसेंट हो रहे हैं तो ऑफेंस नहीं होगा। अब बात ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन तो है कोर्ट के सामने कि यहां पर उस वुमन की, उस विक्टिम की कंसेंट थी कि नहीं थी। अब ये कंसेंट थी कि नहीं थी ये डिसाइड करने के वास्ते उस वुमन का, जो विक्टिम है, उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं इसने पिछले 3 लोगों के साथ भी ऐसा ही किया था, उनका 3 लोगों के साथ ऐसा उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने किया था विद कंसेंट। तो वहां पर कंसेंट थी, वो 3 एक्सपीरियंस को हम इस केस में रिलेवेंट नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया कि उसका बैड कैरेक्टर, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस यहां पर रिलेवेंट नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए कि उसकी कंसेंट थी। बात ध्यान में रखिए। तो प्रीवियस कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट। तो इतने सारे ऑफेंसेस जो देखे हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस में, अगर वुमन की कंसेंट थी या नहीं थी ये कोर्ट को डिसाइड करने का है, तो प्रीवियस कुछ एग्जांपल कोर्ट के सामने लाके हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उसकी कंसेंट थी। प्रीवियस एग्जांपल्स यहां पर रिलेवेंट नहीं होंगे, प्रीवियस बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होगा। इवन अगर फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट भी है और अगर वो भी किसी पर रेप के चार्जेस लगाती है तो हम प्रोस्टिट्यूट का बैड कैरेक्टर यहां पर लेकर नहीं आ सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है विद कंसेंट, वो बैड कैरेक्टर यहां पर रिलेवेंट नहीं
होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। तो ये बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 48 में ये चीजें हमने डिस्कस किया। सेक्शन 49, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलीवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब सेक्शन 49 क्या कहता है? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैड अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट अनलेस evidence has been given that he has a character, in which case it becomes relevant. So in criminal cases, bad character of accused is not relevant. The prosecution cannot show the bad character of the accused, but if the accused himself tries to show his good character, so in reply to that good character, prosecution can show the bad character of the accused. बात ध्यान में रखिए, जनरल रूल क्या है? सेक्शन 49 ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने अक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है, क्योंकि बैड कैरेक्टर अक्यूज्ड का रिलीवेंट नहीं है। लेकिन अगर अक्यूज्ड अगर खुद का गुड कैरेक्टर कोर्ट के सामने लेकर आ रहा होगा, तो उस गुड कैरेक्टर के रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन बैड कैरेक्टर शो कर सकता है और उसी सिचुएशन में बैड कैरेक्टर रिलीवेंट होगा। तो जनरली बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलीवेंट, बट इन रिप्लाई टू गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर बिकम्स रिलीवेंट। सो द रीजन इज दैट द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड विद द नेसेसरी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज। व्हाई द बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट रिलीवेंट? द रीजन behind it is that the prosecution must prove the guilt of accused person beyond all reasonable doubt and on the basis of other evidences. तो रीजन इसके पीछे का ये है कि अगर बैड कैरेक्टर हम रिलीवेंट कर देंगे तो प्रोसिक्यूशन सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड के बैड कैरेक्टर को ही शो करने की कोशिश करेगा केस जीतने के लिए। इसलिए प्रोसिक्यूशन ने पहले ध्यान देना चाहिए कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में एविडेंस प्रूफ करे, इसलिए बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। बट द प्रोसिक्यूशन कैनॉट टेक द हेल्प ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इट केस। बैड कैरेक्टर का बेनिफिट लेके प्रोसिक्यूशन उसके केस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है। देखिए एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज itself in fact in issue। तो यहां पर अगर अक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर ही अगर फैक्ट इन इशू में है तो वो तो बैड कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। इस केस में सेक्शन 49 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, बात ध्यान में रखिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड है, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलीवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अगर प्रीवियसली कन्विक्शन हो गई होगी अक्यूज्ड को किसी ऑफेंस में, तो वो कन्विक्शन प्रूव की जा सकती है टू शो द बैड कैरेक्टर। ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। जनरल रूल बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन उसको हो गई होगी तो प्रीवियस कन्विक्शन यहां पर रिलीवेंट हो जाएंगी एज ए एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अब सेक्शन 50 है, देखिए, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। So section 50 is an exception to the general rule laid down in section 46 of the act, which provides that the character of a party in civil cases is not relevant. So section 46 we have discussed, in which the provision is there, the bad character of the accused, bad character of the party is not relevant, वो relevant नहीं है। but section 50 is an exception to that general rule। section 50 उस general rule को exception है। अब section 50 में exception क्या है, देखिए। According to this section, the character of the party to a civil suit is relevant if it is of such a nature as to affect the amount of damages which the plaintiff ought to receive. Suppose if there is a suit filed by the plaintiff for the damages compensation and the characters of the defendant affects the amount of damages, then that character becomes relevant। बात ध्यान में रखिए, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, डैमेजेस क्लेम किया उसने। अब अगर डिफेंडेंट के कैरेक्टर को शो करने के वजह से जो कंपेंसेशन का अमाउंट है, नुकसान भरपाई का अमाउंट है, उसमें अगर फर्क पड़ता होगा, कम ज्यादा होता होगा, तो उस सिचुएशन में कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। इन सच टाइप ऑफ केसेस डैमेजेस आर ऑलवेज इन इशू, क्योंकि डैमेजेस इशू में है ना कि डैमेजेस ग्रांट करना है कोर्ट को। तो अगर डैमेजेस कैरेक्टर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली कैरेक्टर बिकम्स रिलीवेंट। देखिए, फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अडल्टरी द प्लेंटिफ्स बैड कैरेक्टर में बी प्रूव्ड। अगर अडल्टरी का केस है तो डेफिनेटली प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर हम शो कर सकते हैं ना, क्योंकि अडल्टरी का वो है कि किसी और के साथ संबंध होना, तो यहां पर बैड कैरेक्टर शो करेंगे। अडल्टरी में अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अगर मांगा गया तो वो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन को अफेक्ट करेगा कैरेक्टर, तो in that scenario character becomes relevant। in a case of divorce the husband's cruel character is relevant। डिवोर्स के केस में हस्बैंड का क्रूअल कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। सपोज वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में डिवोर्स क्लेम किया और उसका बेस था क्रूअल्टी, तो बात ध्यान में रखिए, तो क्रूअल्टी के बेस पे डिवोर्स मिल रहा है,
ठीक है। और उस सिचुएशन में अगर उसने साथ ही साथ डैमेजेस क्लेम किया होगा वाइफ ने, तो जितना ज्यादा क्रूअल बिहेवियर उतना ज्यादा डैमेजेस ग्रांट हो सकता है। तो बात ध्यान में रखिए कि क्रूअल बिहेवियर का मतलब कैरेक्टर है। तो ये क्रूअल बिहेवियर के वजह से जो डैमेजेस ग्रांट करना है कोर्ट को, वो डैमेजेस का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वो जो कैरेक्टर यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। इसलिए सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज द प्लेंटिफ्स कैरेक्टर बीइंग इमोरल मे बी रिलीवेंट। कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने सूट फाइल किया, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, और उसका बयान था ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि मैरिज का प्रॉमिस का इसने ब्रीच किया और उसने कंपेंसेशन क्लेम किया। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उसका इमोरल कैरेक्टर है, मतलब उसने और लोगों के साथ ऐसा ही मैरिज का प्रॉमिस करके तोड़ चुका था, तो उसका बैड कैरेक्टर, इमोरल कैरेक्टर शो हो रहा है। अब ये कैरेक्टर इस केस में रिलीवेंट हो जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि यहां पर भी उसने ब्रीच किया, और अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अकॉर्डिंगली कोर्ट ग्रांट करेगा उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो जब ऐसा सिचुएशन है कि कैरेक्टर के वजह से अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कम ज्यादा हो सकता है कैरेक्टर को शो करने की वजह से, तो उस सिचुएशन में सिविल केसेस में कैरेक्टर रिलीवेंट होगा। अदरवाइज जनरल रूल तो क्या है, character not relevant. All these character mentioned in above examples would affect the amount of damages. तो जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे कि यहां पर अमाउंट ऑफ डैमेजेस अफेक्ट हो रहा है। तो यही था सेक्शन 48, 49 एंड 50 जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। और रिलीवेंसी ऑफ कैरेक्टर, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।